हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस में हम बात कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक आपने डीएनए के स्ट्रक्चर को कितना समझा है? अगर हम देखें, अभी तक हमने बात की है यहाँ पर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने कहा कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें एक चेन ये होगी और दूसरी चेन ये है। क्या क्या समझा है अभी तक आपने? अगर हम यहाँ पर देखें कि अभी तक हमने क्या क्या समझा है डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो डीएनए है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर के बना होता है, जिसमें हमने कहा कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड है आपका, सबसे पहले हमने कहा जो आपका न्यूक्लियोटाइड जो आपका आता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, उसके बारे में बात करते हैं। वो था, हमने कहा सबसे पहले आते हैं पेंटोज शुगर, दूसरा आता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा हमने कहा था फॉस्फेट ग्रुप आता है। तो सबसे पहले पेंटोज शुगर के बारे में जब हमने बात की थी, पेंटोज शुगर के बारे में सबसे पहले हमने बात की थी, तो पेंटोज शुगर हमने क्या कहा था, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखे थे। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से, ताकि आपने जो भी अभी तक समझा है वो आपका रिवीजन भी होता चला जाए, ठीक है। हमने कहा था पेंटोज शुगर क्या आता है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखे थे, और हमने कहा था कि पेंटोज शुगर का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होंगे, 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 5 कार्बन में हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखा था, और आपने कहा था कि कार्बन की नंबरिंग अगर हम करें तो हमने कहा था कार्बन नंबर 1 ये आया, 2 ये आया, 3 ये आया, 4 ये आया, और 5 यहाँ पर CH2OH आता है। ये H इस प्रकार से है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, हमने कहा था ये जो स्ट्रक्चर होता है ये है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये है ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, जो कि हम किस में पढ़ते हैं, आरएनए में पढ़ते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जब आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे तो शुगर का डिफरेंस यहाँ पर आता था। तो एक बार यहाँ पर हम देखिए क्या बात हमने की है, तो हमने क्या बात यहाँ पर की है कि हमने कहा कि यहाँ पे शुगर का डिफरेंस आता है। शुगर के डिफरेंस में हमने कहा कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड की, तो हम किस में बात कर रहे थे, आरएनए की। लेकिन अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आती है राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर जब आती है तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो कार्बन नंबर 2 होता है, कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सेकंड, हमने क्या बोला, क्या ये न्यूक्लियोटाइड बना है? नहीं, अभी नहीं बना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या है, हमने कहा सिर्फ पेंटोज शुगर हमारे पास आई है। अब कार्बन नंबर 1 पर क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हटा और यहाँ पर हमने कहा कि नाइट्रोजन आ गई है। इसको क्या कहते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, न्यूक्लियोसाइड कहा था। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में डिफरेंस हमने कहा था। हमने कहा था कि यहाँ पर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। हमें बनाना क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। अब फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड हुआ था, ये हमने क्या समझा था, सबसे पहले आपने कहा फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हमने कहा था H3PO4, इस प्रकार से। अब आपने अगर यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो आपको इस बॉन्ड को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज कीजिए, मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, और आप अपने नोट्स के साथ जल्दी से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से स्पीड में बात करेंगे। CH2, एक H यहाँ पे आया और एक H ये है, और OH प्रकार से। होता क्या है यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर माइनस H2O, H2O यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। यहाँ पर H2O रिमूव हो गया तो क्या बचा, सिर्फ एक ऑक्सीजन बची, तो H2O को यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। हमने कहा यहाँ पर आपके पास बचती है सिर्फ ऑक्सीजन,
ठीक है, ऑक्सीजन बचती है। और बॉन्ड कौन सा बना है यहाँ पर, हमने कहा कि यहाँ पर फॉस्फो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर, यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर पूरा आया है, इसे हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया है। अब यही जो चेन है, इस प्रकार से यहाँ पर जो चेन बनी है ये ऐसे ही बनी है, यही हमने कहा था। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है और कार्बन नंबर 5 पर आपके क्या है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है। अब ये पूरी चेन ऐसे ही बनेगी, ठीक है, पूरी चेन ऐसे ही बनी थी। इसके अलावा हमने कहा कि ये तो नाइट्रोजन जो हमने डीएनए का देखा था, डीएनए का पहला स्ट्रैंड बना था। अब पहला स्टैंड हमने बना दिया है, ठीक है, ऐसे ही बनाया है। दूसरा स्टैंड हमने कुछ इस प्रकार से बनाया था। तो यहाँ पर जो आपके लिए होमवर्क में दिया गया था वो ये आपका होमवर्क में था। होमवर्क में आपसे ये पूछा गया था कि 3 5 और हमने कहा कि ये डीएनए स्ट्रैंड जब आता है तो हम 3 5 या 5 3 क्यों लिखते हैं, इसके बारे में आपने क्या करना था, पूछना था। ठीक है, क्लियर इतनी बात। यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़े कि यहाँ पर कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियोटाइड की एक चेन ये है तो दूसरी चेन ये है। हमने कहा था कि ये उल्टी क्यों बना रखी है, आप देख रहे होंगे कि पेंटो शुगर यहाँ पे तो सीधा है, लेकिन यहाँ पे पेंटो शुगर का जो डायग्राम है हमने पूरा ट्विस्ट कर लिया है। जैसे कि हमने कहा ये पेंटो शुगर था और आपने पेंटो शुगर को पूरा इस प्रकार से ट्विस्ट कर लिया है, ऐसा ही था। पेंटो शुगर यहाँ पर था, ठीक है, कार्बन नंबर 1 ये था। अब आपने ऐसे रोटेट जब किया तो आपके पास इस प्रकार का पेंटो शुगर आया था। इसका रीजन मैंने क्या बोला था, क्योंकि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन को यहाँ पे क्या होना था, बाइंड होना था। क्लियर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में बाइंड कर रहे थे। अगर आप पूरी स्ट्रेट लाइन बना लेते, अगर हमने कहा आप पूरी स्ट्रेट लाइन बना लेते तो क्या होता, एक पेंटो शुगर ये है इस प्रकार से, ठीक है, एक पेंटो शुगर ये है जैसे कि आपने यहाँ पर बनाई है, और जिसमें हमने कहा ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। सेम ये एक पेंटो शुगर है जिसमें ये नाइट्रोजन है और ये फॉस्फोरस है। अब आप देखिए इन दोनों में जो बॉन्ड है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से बाइंड होना है। क्योंकि अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को देखें तो उसकी सारी वैलेंसी यहाँ पे फुलफिल हो रही है फुलफिल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पूरे फॉर्मूले को खोल करके देखेंगे तो हमने क्या कहा था कि जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से यहाँ पर क्या होना था, बाइंड होना था। अब हमने क्या किया है, ये जो पेंटोस शुगर थी इसे इस प्रकार से ट्विस्ट किया कि नाइट्रोजन इसके सामने आ गया। क्या किया हमने, ये था, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ट्विस्ट किया और नाइट्रोजन यहाँ पर आ गया है। क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, क्यों यहाँ पर 3 और 5 को लिखा जाता है जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं किसकी, जब हम डीएनए के स्ट्रैंड को देखते हैं। जब हमने देखा था, जब आपने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, और म्यूटेशन में आप देखते थे कि किसी नाइट्रोजनस बेस पे चेंज आ जा रहा है, उसके सीक्वेंस में या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, तो अलग अलग टाइप के हमने म्यूटेशन उसके अकॉर्डिंग पढ़े थे। अब यहाँ पर जब हम लिखते थे कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, शिफ्ट में भी हमने क्या पढ़ा था, म्यूटेशन पढ़ा था। तो जब आप पूरी डीएनए की स्ट्रैंड को दिखाते थे, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, तो हम लिखते थे एक तरफ 3 और एक तरफ 5। जो नीचे वाली जो चेन है उसके जस्ट अपोजिट हम लिखते थे कि 5 अब इधर आएगा और 3 इधर आएगा। इसका रीजन क्या होता है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर इस वाले अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आया है और इसका कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आया है। अब हमने क्या बोला, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो हमने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है डीएनए का। इट मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड की चेन से ही मिल करके डीएनए बनता है। जब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और पूरी चेन जब बन रही है तो आप कह रही है पूरी चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। ये दूसरी चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की, और ये दोनों चेन मिल करके क्या बना रहे हैं, डीएनए को बना रहे हैं। इसमें हमने बोला था कि ये ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इससे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड कैसे हुआ, अटैच कैसे हुआ। कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। और यही आप देख रहे हैं कि ये कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप है
जो कार्बन नंबर 3 के साथ ऐड हुआ है। सेम आपने कहा कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसके कार्बन नंबर 3 के साथ ऐड हुआ है। सेम चीज अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप जो कि कार्बन नंबर 3 के साथ ऐड हुआ है। सेम कार्बन नंबर 5 पे जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप जो कार्बन नंबर 3 पे ऐड हुआ है। ये सीक्वेंस चलता रहता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते रहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा ये पूरी चेन हमारे पास आ जाती है। अगर आप इस न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे और इसको देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज दिखेगी, इसमें आपको एक चीज मिलेगी। वो चीज आपको क्या मिली, वो चीज आपको क्या मिली, हम कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है। यहाँ पर क्यों फ्री है, क्योंकि इस ये तो क्या है, यहाँ से तो अटैच है ही, लेकिन यहाँ से भी अटैच है। ठीक है, हमने कहा कि ये फॉस्फेट या ये फॉस्फेट फ्री नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करें, ये कहीं से नहीं जुड़ा, ये किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है, ये फ्री है। कहाँ से फ्री है, आपने कहा कार्बन नंबर 5 से फ्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 5' एंड होगा। ठीक है, 5' का मतलब क्या है, 5' का मतलब है कि कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फ्री है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं है। ठीक है, अब सेम चीज आप यहाँ पर देखिए, आप इस पूरे न्यूक्लियोटाइड में देखिए कि कौन से कार्बन नंबर पे कौन सा कार्बन नंबर है जो फ्री है, जो किसी से अटैच नहीं हुआ है। क्योंकि हमने कहा कार्बन नंबर 3 भी तो अटैच हुआ है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है, ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हुआ है, ये 3 है, ये इस फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हुआ है, लेकिन ये 3 किसी भी ग्रुप से अटैच नहीं हुआ है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड से अटैच नहीं हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3' जो एंड है वो फ्री है, लिख सकते हैं। आप दूसरी चेन पर आइए और दूसरी चेन पर देखिए कि यहाँ पर कौन सा एंड फ्री है। आपने कहा कार्बन नंबर 5 तो फ्री नहीं है क्योंकि ये यहाँ से अटैच हुआ है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो हमने कहा क्योंकि ये फ्री है तो हम इसे 3' एंड लिख लेंगे। क्लियर है इतनी बात। सेम यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो फ्री है, वो किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से नीचे नहीं जुड़ा हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये 5' एंड है। अब आपको समझ आया 3' 5' और 5' 3' का क्या मतलब होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 है वो क्या होगा, फ्री होगा या मुक्त होगा। और यहाँ पर इसमें जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या होगा, यहाँ पे फ्री होगा। सेम यहाँ पर क्या होगा, 5' एंड में हमने कहा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 3 फ्री है। ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं 5' 3' से। अब हमने कहा इसको दर्शाने की क्या जरूरत पड़ी, ताकि हमें समझ आए कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसका कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इट मीन्स अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 5 हमने कहा 5' है, 5' का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, 3' का मतलब है कि कार्बन नंबर 3 फ्री है, 3' का मतलब है कार्बन नंबर 3 फ्री है, और 5' का मतलब है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है। तो कार्बन नंबर 3 फ्री है या फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इसका पता लगाने के लिए हम 5' 3' और 3' 5' का यहाँ पे यूज करते हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। और अभी तक जो चीजें हमने समझी हैं, जैसे कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, डीएनए के डबल चेन जो हमने बनाई है उसका फॉर्मेशन, अभी तक आपने डायग्रामेटिक वे में समझा है, फॉर्मूले के सहायता से आपने समझा है। अब हम समझेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन में कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो जल्दी से यहाँ पर क्या करेंगे, देख लेंगे। सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लिया, यही सेम चीज हमने बनाई है। ये आपका क्या आता है, पेंटो शुगर है, ये आपको पिंक कलर की पेंटो शुगर दिखाई गई है। पेंटो शुगर में हमने नंबरिंग किया, कार्बन नंबर 1, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, कौन सी ऑक्सीजन थी, ये क्या बोला था, ठीक है, पेंटो शुगर है। तो पेंटो शुगर में कितने कार्बन होंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपके हैं। सबसे पहले हमने क्या की थी, नंबरिंग की थी। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमने बोला था कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 के बीच में क्या होती है, यहाँ पर जो आपके कार्बन नंबर 4 में ये OH हट करके क्या हुआ, यहाँ पर जो H है वो यहाँ अटैच हो जाता है इस O के साथ। जब यहाँ पर H आ गया तो हमने कहा डबल बॉन्ड हटेगा, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड हटेगा, हट गया। अब हमने कहा ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो जो ऑक्सीजन थी यहाँ पर, ये H यहाँ पर क्या हो गया है, ऐड हो गया है।
जो ऑक्सीजन थी वो दोनों से अटैच थी, हमने बोला कार्बन नंबर 4 से भी कार्बन नंबर 1 से भी ये ऑक्सीजन अटैच है, तो सेम वही है। हमने कहा ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये कार्बन नंबर 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 हमने कहा कार्बन नंबर 5 तो रिंग से बाहर है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि कार्बन नंबर 5 से ऑक्सीजन अटैच है, क्योंकि कार्बन नंबर 5 तो ये पूरी रिंग बन रही है, ये पूरी रिंग आपके पास आई, कार्बन नंबर 5 तो रिंग से बाहर होगा, यहाँ पर आएगा कार्बन नंबर 4। तो ये जो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 4 से भी अटैच है, कार्बन नंबर 1 से भी अटैच है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। हमने कहा यहाँ से क्या है, जो आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्यूरिन एंड पेरिमिडिन, यही होते हैं प्यूरिन एंड पेरिमिडिन। प्यूरिन और जो होता है उसमें क्या क्या आता है, आपने कहा कि यहाँ पे एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा, पिरिमिडिन में क्या आएगा, साइटोसिन एंड थाइमिन आएगा, ठीक है। ये सारे नाइट्रोजनस बेस है, तो यहाँ पर जुड़े इससे नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पर जुड़ा इसका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब हमने बोला ये पूरा बन गया है आपका न्यूक्लियोटाइड, इससे पूरी चेन बनी है। अब दोनों में देखिए ये 5 डैश दिखा रखे क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, ये 3 डैश दिखा रखे क्योंकि कार्बन नंबर 3 फ्री है, ये कार्बन नंबर 3 है, जैसे ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 3 फ्री है। यहाँ पर हमने कहा कार्बन नंबर 3 फ्री है तो 3 डैश होगा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे फ्री है तो आपने कहा 5 डैश होगा। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने क्या चीजें यहाँ पर नहीं समझी हैं, हमने बॉन्ड पढ़े हैं और हमने यहाँ पर 3 बॉन्ड पढ़े हैं। पहला जो बॉन्ड बनता है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको मुझे बताना है, कि ये जो बॉन्ड है ये कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं। अगर मैं कहूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पर पाया जा रहा है तो ये है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मैं कहूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर है, अगर मैं कहूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा है तो ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और ये भी आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। दोनों क्या है, फॉस्फो, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम तभी तो कह रहे थे क्योंकि फॉस्फो एस्टर के 2 बॉन्ड बन रहे थे, ये भी और ये भी, जैसे ये भी और ये भी, दोनों क्या है यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं तो हमने कहा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके कहाँ आते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच में जो बॉन्ड आपके बन रहे हैं, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये किसके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए हमने कहा हाइड्रोजन के डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, अगर बॉन्ड थाइमिन और एडेनिन के बीच में है तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और साइटोसिन ग्वाइनिन के बीच में है तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर साइटोसिन एंड ग्वाइनिन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर से एडेनिन एंड थाइमिन है तो डबल बॉन्ड है। ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। तो यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम है ये क्लियर हो गया होगा। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें होती है डीएनए के स्ट्रक्चर में, कंफ्यूजन होता है, तो हमने एक एक करके चीज़ों को समझा है और जाना है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब डीएनए से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर जो पिच होती है, पिच ऑफ डीएनए क्या होता है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए की जो पिच है या डीएनए की पिच की जो लेंथ है वो कितनी होती है, उस पिच में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, उनके जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हैं उनके बीच में, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस आपके मिल रहे हैं इनके बीच में एंगल कितना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जो भी समझा है उसे आपको थ्योरी पोर्शन में समझना होगा। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर जिसमें हमने डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए। तो आपने किस शुगर के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है डीऑक्सीराइबोज के बारे में। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो मैंने कहा जो नाइट्रोजनस बेस आते हैं वो 2 नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़े हैं, प्यूरिन और दूसरा आता है पेरिमिडिन। यानी कि हमने बोला प्यूरिन है और दूसरा है पेरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन और पेरिमिडिन हम। अब प्यूरिन में आपके एडेनिन ग्वानिन आते हैं और पेरिमिडिन में आपके साइटोसिन एंड थाइमिन आते हैं, ठीक है।
क्लियर है ना? तो हमने बोला जो न्यूक्लियोटाइड है हमने कहा वो किससे बना होगा? वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। नाइट्रोजनस बेस पहला, पेंटोस शुगर दूसरा, और फॉस्फेट ग्रुप तीसरा। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर के बना है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमें बताया गया है नाइट्रोजनस बेस आर प्यूरिन, दैट इज एडिनिन एंड ग्वानिन। ये आपको बता रखा है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन में एडिनिन एंड ग्वानिन होगा, और जो पिरिमिडीन है उसमें क्या होगा? साइटोसिन थाइमिन होगा। अब आप कहेंगे हमने यूरेसिल क्यों नहीं बोला अभी? ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बोला था, यूरेसिल आप तब पढ़ेंगे जब आप आरएनए के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वहां पर क्या होता है, आपने कहा कि वहां पे थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आप पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आपने कहा साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ DNA and RNA. Thymine is present in DNA. Uracil is present in RNA at the place of thymine. मिल गया? क्या बोला हमने बोला जो साइटोसिन है वो किसमें? DNA और RNA दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी? यूरेसिल और थाइमिन की, तो हमने कहा कि यहाँ पर RNA में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, क्या ये जो लाइन आपको बता रखी है इसमें बोलेगी कि साइटोसिन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन अगर हो तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहे तो आपने कहा जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा। यानी कि अगर डीएनए की बात है तो थाइमिन पाया जाएगा, ठीक है, और अगर आरएनए की बात है तो यूरेसिल पाया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है? नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड to pentose sugar through a glycosidic linkage to form a nucleoside। देखिए सेम चीजें वही बोली गई हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज एडेनिन एंड एडिनोसिन एंड ग्वानोसिन। देखिए यहाँ पर बोला गया है, इस लाइन में आपको बोला गया है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध या बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, हमने बोला नाइट्रोजन इज बेस इज लिंक टू पेंटोस शुगर थ्रू एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। आपने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तथा ये आगे ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू होगी, तथा न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तथा न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। देखिए अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझे हैं, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है, जहां पर हमने पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो सकता है, और आपने कहा कि कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, क्या रिएक्शन वहां पर हुई है, अगर वो चीजें आपने समझी है तो ये आप खुद भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट वहां पर लिखना है। आपने चीजों को समझा है तो आप अपनी लैंग्वेज वहां पर इजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5' of nucleoside through the phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed। अब आपने क्या बोला, आपने बोला यहाँ पर कि जब यहाँ पर कार्बन नंबर 5 से, जब हमने कहा कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 से जब फॉस्फेट जुड़ता है तब यहाँ पर क्या होता है, किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लीजिए, अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और हमारे पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसमें क्या क्या हमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले पढ़िए, हमने बोला न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग होते हैं। हमने बोला न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग होते हैं, यानी एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोज शुगर, और जिसे हमने कहा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, और एक फॉस्फेट समूह होता है वहां। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा नाइट्रोजनस आधार प्यूरिन है, यानी एडेनिन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडीन जो है वो पिरिमिडीन यानी साइटोसिन एंड यूरेसिल और थाइमिन होता है। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों के लिए सामान्य है, और थाइमिन डीएनए में मौजूद आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल मौजूद होता है। एक नाइट्रोजनस बेस एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के माध्यम से पेंटोज शर्करा से जुड़ा होता है, जिससे न्यूक्लियोसाइड बनता है, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन आदि। ठीक है, और लास्ट में बोला जब एक फॉस्फेट समूह को फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के माध्यम से न्यूक्लियोसाइड के 5' OH से जोड़ा जाता है तो एक संबंधित न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, पूरी लैंग्वेज में आप लोग एक बार जल्दी से पढ़िए, और जो भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा। अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है, हमने कहा 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू अ 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब डाई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनते चले जा रहे हैं। इट मीन सिंपल सी बात है कि एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, और ऐसे ही आपस में जुड़ करके पूरी एक चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज सेवरल न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइन टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। The backbone of a nucleotide chain is formed due to a sugar phosphate। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट मिल करके क्या बनाते हैं, यानी कि बैकबोन बनाते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर modify moiety project from the backbone and the base pairs are complementary to each other। complementary क्यों है, क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि प्यूरिन से पिरिमिडीन ऐड है। ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए, हमने कहा 2 न्यूक्लियोटाइड 3' के माध्यम से जुड़े होते हैं। कैसे 3' के माध्यम से कैसे जुड़े होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 से जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड है वो 3' के माध्यम से जुड़ते हैं, और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहाँ पर होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाने के लिए कई न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ा जा सकता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में रीढ़ की हड्डी शुगर और फॉस्फेट के कारण बनती है। ठीक है, चीनी ना लिख करके आप क्या लिखेंगे, शुगर। नेक्स्ट हमने बोला शर्करा की मात्रा से जुड़े, शर्करा यानी कि जो पेंटोज शुगर है, शर्करा की मात्रा से जुड़े नाइट्रोजनस आधार रीढ़ की हड्डी से प्रोजेक्ट करते हैं, और आधार जोड़े एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि हमने बोला प्यूरिन से क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब यहाँ तक की बात तो आपने कर ली है। अब आती है पैकेजिंग डीएनए हेलिक्स की, डीएनए की जो पैकेजिंग है वो कैसे हुई है, और इसमें आप देखेंगे आप हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हमने बोला पीच ऑफ डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके पास न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ठीक है, इजी न्यूमेरिकल होते हैं, एक आध हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको करना क्या है, आपको देखना है कि डीएनए का जो फॉर्मेशन है या डीएनए की जो पैकेजिंग है वो कैसे हो सकती है, और अभी तक का जो पोर्शन है वो आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।